का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिप्रा त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज आपके लिए इस कार्यक्रम में। मेंथा की उन्नत किस्में एवं वैज्ञानिक रोपाई तकनीक पर जानकारी। करेले की फसल में फलछेदक कीट का प्रकोप एवं इसके नियंत्रण उपाय। दुधारू पशुओं के बछड़े बछड़ियों की देखभाल पर जानकारी। हमारे प्रदेश के अनेक किसान मेंथा की खेती करने लगे हैं और जिन किसान भाइयों के खेत इस समय खाली हैं तथा वह सीधे मेंथा की खेती सकर्स को सीधे खेत में लगाकर करना चाहते हैं, उस हेतु उनको कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे कि उन्नत किस्म के सकर्स का चुनाव, भूमि तैयारी एवं उर्वरक प्रबंधन इत्यादि। अतः किसान भाइयों, यदि आप भी मेंथा की सीधे सकर्स के द्वारा बुआई करना चाहते हैं तो इस हेतु आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। मेंथा एक औषधीय झाड़युक्त शाकीय पौधा है जिसकी खेती सामान्यतः वाष्पशील सुगंधित तेल के लिए की जाती है। इसकी खेती बलुअर, दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की बाहुल्यता हो, इसमें आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए भूमि का pH 6 से 7.5 तक सर्वोत्तम मानी जाती है। किसान भाइयों, यदि खेत की तैयारी की बात करें तो जिस खेत में जापानी मेंथा की बुआई करनी हो उसमें एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार हैरो चलाकर पाटा लगा देना चाहिए। अब यदि पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो चूंकि मेंथा का वानस्पतिक भाग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है, अतः नाइट्रोजन प्रदान करने वाले उर्वरकों का विशेष योगदान होता है। इसलिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस तथा 15 से 20 किलोग्राम पोटाश की प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। जिंक की कमी वाले क्षेत्रों में 5 से 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति एकड़ अवश्य कर लें। फास्फोरस, पोटाश, जिंक की पूरी मात्रा एवं नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा का प्रयोग रोपाई के समय करें और नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 भाग में बांटकर 80 दिन बाद तथा शेष दूसरी मात्रा का प्रयोग कटाई के बाद प्रयोग करें। हल्की भूमियों में शेष नाइट्रोजन का प्रयोग 3 से 4 किस्तों में करना लाभकारी होता है। अब बात आती है प्रजातियों की, जो इस प्रकार हैं: MAS1, सिलेक्शन 3, कालका, हिमालय, शिवालिक। इनमें से किसी भी प्रजातियों का चयन किया जा सकता है। किसान भाइयों, रही बात बुआई की तो भूमिगत भूस्तरी अर्थात सकर्स द्वारा इस समय किया जाता है, जिसे पिछली फसल की कटाई के पश्चात पूरा पौधा निकालकर प्राप्त किया जाता है। बुआई के समय की यदि बात करें तो जापानी मेंथा की बुआई 15 जनवरी से 15 फरवरी तक की जा सकती है।
साथ ही रबी फसलों की कटाई करने के पश्चात मार्च व अप्रैल में रोपाई की जाती है, जिसके लिए यह समय नर्सरी में बुआई के लिए उपयुक्त है और नर्सरी में बुआई के लिए शाकीय भाग अथवा पूरा पौधा निकालकर प्रयोग किया जाता है, जो कि 30 से 40 दिन में मार्च द्वितीय सप्ताह से लेकर अप्रैल प्रथम सप्ताह तक रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यदि आपको प्रति एकड़ मेंथा बुआई करना है तो इसके लिए भूमिगत भूस्तरी यानी सकर्स की आवश्यकता होती है। बुआई से पूर्व सकर्स को कार्बेंडाजिम के 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के घोल से शोधित अवश्य कर ले। बुआई दूरी की यदि बात करें तो कतार से कतार की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। बुआई के बाद सिंचाई कर दें। बुआई के 1 माह बाद से समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। यदि आप रसायन से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो वासालीन सक्रिय तत्व को उचित नमी की दशा में अंकुरण होने से पूर्व एक छिड़काव अवश्य कर दें। ऐसा करने से फसल में 45 से 50 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। रही बात सिंचाई की तो फरवरी से मार्च तक 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए और ग्रीष्म काल में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई गई उन्नत तकनीकियों द्वारा यदि जापानी मेंथा की खेती करते हैं तो आपको 40 से 50 हजार प्रति एकड़ शुद्ध आय की प्राप्ति हो सकती है। हमारे जिन किसानों ने करेला की फसल लगा रखी होगी वह कहीं पुष्पन तो कहीं फलन की अवस्था पर होगी। यह अवस्था उत्पादन एवं गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ऐसे समय में पौध संरक्षण आदि को अमल में लाने की आवश्यकता होती है, तभी आप अधिक उपज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, करेला की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण की जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RKS तोमर। करेले में विशेष करके 2 प्रकार के कीटों का ज़्यादा प्रकोप होता है। एक है कद्दू वर्गीय फसलों का लाल, जो कि लाल भृंग के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा प्रौढ़ कीट रहते हैं, वो पत्तियों से खुरच करके छेद कर देते हैं पत्तियों में, तो पत्तियों के ऊपर नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार से ये लाल भृंग के द्वारा नुकसान होता है। तो एक बार फसल थोड़ा बड़ी हो जाती है तो इस कीट से ज़्यादा उतना नुकसान नहीं हो पाता है। शुरुआती अवस्था में पौधों को भी मार देता है। मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है करेले की फसल में वो होता है फल मक्खी के द्वारा। फल मक्खी पूरे कद्दू वर्गीय फसलों में आती है, लेकिन करेला उसका सबसे प्रिय सब्जी है, जिसमें प्रिय फल है, जिसमें वो अपना अंडे रख करके और करेले के फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो छोटे करेले रहते हैं, विकसित हो रहे होते हैं, उनमें अपने अंडे रख देती है और घास रुक जाता है, फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो आसानी से दिखाई देते हैं, उसमें छिद्र भी दिखाई देता है। तो ऐसे फल आसानी से नज़र आ जाते हैं और विकास नहीं होता है। कभी कभी फल पीले पड़ने लगते हैं, पीले पड़ के गिरने भी लगते हैं। तो ऐसे फल आसानी से देखे जा सकते हैं और उसको यदि खोल करके देखेंगे तो उसमें कई गिड़ार जो हैं वो नज़र आएंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस कीट का जो नुकसान करने का तरीका। फल मक्खी जो कीट है, इससे फलों को नुकसान होने से बचाने के लिए किसान भाइयों को एक तो खेत की साफ़ सफाई रखें जहाँ पर करेले की या कद्दू वर्गीय फसलें लगाए रखी हैं, और दूसरा ये ध्यान रखें कि जो फल पौधों पर, जो अनुपयुक्त फल हैं पौधों पर ही छोड़ देते हैं, कीट प्रकोप हो गया होता है, उन फलों को अक्सर पौधों पर छोड़ देते हैं, बल्कि उसको मिट्टी में गड्ढा खोद करके उसमें दबा दें, जिससे कि उसके अंदर जो गिड़ार हैं वो सब पूरी रूप से नष्ट हो जाएं और उनका जीवन चक्र वहीं ख़त्म हो जाए। तो निश्चित ही आने वाले समय में उनको कीट प्रकोप की कमी महसूस होगी। इसके अलावा मिथाइल यूगेनाल के प्रपंच आते हैं जो कि नर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो मिथाइल यूगेनाल के प्रपंच लगा करके नर कीटों को एकत्रित करके नष्ट करें।
तो इस प्रकार से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा यदि रासायनिक दवा डालना हो तो रासायनिक दवा में भी जो डाइक्लोरबॉस है वो उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो इस कीट का आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं। लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पर मिला हुआ, वो जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार करना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं, जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुपालन से राज्य का हर छोटा बड़ा किसान जुड़ा हुआ है। जब व्यवसाय अपनाया जाता है तो उसकी देखरेख संबंधित पूरी जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन देखा जाता है कि इस व्यवसाय में हमारे पशुपालक नवजात बछड़े बछियों की देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे बछड़े बछियों की मृत्यु दर में काफी इजाफा होता है। इसलिए नवजात बछड़ों की देखभाल संबंधित जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार से। आज मैं आप सभी को नवजात बछड़े बछियों की देखभाल के संबंध में आवश्यक जानकारी दूंगा, क्योंकि आज के जो बछड़े बछियां हैं वही कल के बेहतर पशु बनेंगे। पशुपालक भाइयों, सर्वप्रथम पशु के ब्याने के बाद नवजात बछड़े बछिए को जो है उसका मुंह तथा नाक साफ करें। नवजात बछड़े बछिए को धीरे धीरे मालिश करें, जिससे उसको सांस लेने में आसानी। ब्याने के बाद नवजात बछड़े बछिए की नाल को 2 इंच ऊपर से काटकर बांध दें तथा घाव पर टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें, जिससे नाभि में संक्रमण को रोका जा सके। ब्याने के बाद जो है नवजात बछड़े बछिए को खीस कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं। उसके शरीर के भार के 1/10 के बराबर कोलेस्ट्रम पिलाने से जो है पशुओं नवजात बछड़े बछिए में जो है प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिससे उसी बीमारियों से लड़ने में जो है सहायता मिलती है। तथा कोलेस्ट्रम जो है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ए तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, जो आगे चलकर उसके विकास में जो है महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। और बछड़े बछिए को जो है उचित वातावरण दें, जिससे कि उससे जो है बीमारियों से बचाया जा सके तथा उसके बेहतर विकास में जो है सहायता मिल सके। ब्याने के 1 माह के अंदर 30 दिन पर कृमिनाशक दवा अवश्य दें। पशुपालक भाई ध्यान दें, कृमिनाशक दवा देने से पहले जो है निकट के पशु चिकित्सालय से अवश्य संपर्क करें
तथा कृमिनाशक दवा जो है पशु चिकित्सक की सलाह पर ही प्रयोग करें। इसमें अल्बेंडाजॉल 30 ml दें। कृमिनाशक दवा देने के उपरांत जो है 2 माह बाद धीरे धीरे बछड़े बछियों में जो है खाने की आदत का विकास करने के लिए उसको जो है नरम मुलायम चारा, दलिया और दाने इत्यादि का प्रयोग करें। इससे उसके बढ़ते हुए शरीर के विकास के लिए जो है बढ़ते हुए शरीर के विकास में मदद मिलेगी तथा धीरे धीरे जो है दूध के ऊपर जो है उसकी निर्भरता जो है माँ के दूध के ऊपर उसकी निर्भरता जो है कम होती जाएगी। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम सींग रोधन कहते हैं, जो कि पशुओं में छोटी अवस्था में ही किया जाता है। यह क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ है, इस बारे में बता रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप अग्रवाल। ये बछिया या पड़िया जनरली लोग बछिया बछवा में करवाते हैं। ये जन्म से 15 से 30 दिन के अंदर सींग रोधन कराया जाता है। सींग रोधन करने के लिए हम लोग जनरली 15 से 30 दिन के अंदर करते हैं। उसमें कास्टिक लगा करके जहाँ सींग निकलता है वहाँ कास्टिक लगा करके उसको थोड़ा सा दाग देते हैं। कभी कभी कास्टिक ज़्यादा लग जाने से वहाँ से खून निकलने लगता है, तो उसके लिए उसमें एंटीबायोटिक लगा करके या टिंचर लगा करके उस खून को रोका जाता है। अगर सींग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है 1 महीने के बाद, तो उसमें हम लोग फायरिंग करते हैं, यानी गर्म लोहा लगा करके दाग देते हैं। तो 1 से 1.5 महीने के अंदर इसको करा लेना चाहिए सींग रोधन। उसके बाद सींग बड़ी हो जाती है तो डिहॉर्निंग कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। डिहॉर्निंग कराने के फ़ायदे ये हैं कि बाद में जब बछिया या बछवा जब बड़े हो जाते हैं तो सींग इसमें नहीं निकलते हैं, तो जो चारा पानी देते हैं या दूध निकालते हैं इनमें सींग से मारने वाली बात नहीं रहती है। तो आराम से, बहुत डोसाइल जानवर रहता है तो आराम से लोग चारा पानी दे लेते हैं, दूध निकाल लेते हैं, इसीलिए सींग लोग दगवाते हैं। प्लस दूसरी चीज़, थोड़ा देखने में सींग नहीं रहता है तो देखने में भी जानवर सुंदर रहती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मैं हर पल हर जगह हूं। जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था। आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर खबर में हूं, पूरी सच्चाई और लगन के साथ। ईटीवी न्यूज, खबर ही जीवन है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम के पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश भोपाल, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर इस सप्ताह मौसम कुछ इस प्रकार रहेगा। संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी सप्ताह में छुटपुट एवं साफ बादल रहने की संभावना है। प्रदेश के सतना, पन्ना, जबलपुर एवं कटनी आदि जिलों में आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है। अतः किसान भाई मौसम की स्थिति को देखते हुए सिंचाई न करें।
तथा प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान भी है। किसान भाइयों, इन दिनों रात्रि का तापमान कम चल रहा है, जिससे पाले पड़ने की संभावना है। अतः किसान भाई फसलों को पाले से बचाव हेतु शाम के समय खेतों की मेड़ों पर कचरा जलाकर धुआं करें, अथवा जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की उपलब्धता है वह हल्की सिंचाई करें। यूरिया का छिड़काव करते समय सावधानी रखें कि पौधों की पत्तियां गीली न हो। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिनों की अवस्था पर करें। फल वृक्षों के थालों का निर्माण करें एवं खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा का प्रयोग करें। चने में इल्ली के प्रकोप की संभावना है, इसके नियंत्रण हेतु उपाय करें। खेतों में इल्लियों को खाने वाले पक्षियों के बैठने के लिए 40 से 50 टी या बाई आकार की खूंटियां प्रति एकड़ के हिसाब से गाड़ देवें। इस समय मिर्च, टमाटर, बैंगन एवं भिंडी में फल बेधक एवं तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। तापमान कम होने की दशा में टमाटर, बैंगन एवं मिर्च में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें ताकि फल एवं सब्जियों की गुणवत्ता खराब न दिखे। मुर्गियों को ठंड के कारण होने वाली कोरिजा बीमारी से बचाव हेतु प्रति 100 वर्ग फीट पे 300 वाट के विद्युत बल्ब का प्रयोग करें। रात्रि का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं को रात्रि में ठंड से बचाएं। इस हेतु बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। गौशाला में रात के समय नीम की पत्तियों का धुआं करें ताकि मच्छर तथा मक्खियों का प्रवेश पर नियंत्रण हो सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अंजोरा, जिला दुर्ग से आशीष पटेल ने, और यह रासायनिक दवाओं के छिड़काव के समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहते हैं। तो आशीष पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, रबी की फसलें अब खड़ी हुई हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे का आक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से फसल को भारी नुकसान हो रहा है। अतः इसके लिए सही कीटनाशी का सही समय पर और सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग करने पर ही हमें इस कीटनाशी के उपयोग का लाभ मिलेगा, अन्यथा फसल को भी हानि होगी, कीटों का भी नियंत्रण नहीं होगा और कीटनाशी भी व्यर्थ जाएगा। इसके लिए जो कीटनाशी है वो खरीदने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से पूछ कर ही खरीदें ताकि वो नकली ना हो। खरीदते वक्त ये जरूर देख लें कि वो अवधि पार ना हो, खेत में उपयोगी हो, अन्यथा वो उसके पैसे खराब ही जाएंगे। कीटनाशी की बोतल को खरीदते वक्त देख लें कि उस पर कहीं टूटी फूटी ना हो और उसका बिल अवश्य लें। और कीटनाशी के डिब्बे के ऊपर आप उसकी कितना खतरनाक है उसके लिए वो विभिन्न चिन्ह बने हुए होते हैं। जैसे लाल रंग का चिन्ह है, इसका मतलब है अत्यंत जहरीला। पीले रंग का है, इसका मतलब है जहरीला। नीले रंग का है, मतलब साधारण जहरीला है। और हरे रंग का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कम जहरीला है। अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कीटनाशकों का प्रयोग करें और सही मात्रा जो कि कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं उसके अनुसार ही उतनी ही मात्रा प्रयोग करें ताकि कीटनाशक व्यर्थ न जाएं और फसल पे कीट भी नियंत्रित हो जाएं। इस प्रकार से आप स्प्रे करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कीटों का सही समय पर नियंत्रित कर सकते हैं ताकि फसल को नुकसान ना हो। किसान भाइयों, जब अपन कीटनाशकों को प्रयोग करते हैं तो उस कीटनाशी के डिब्बे के ऊपर ये जो मैंने अभी बताया वो जो विभिन्न रंग के कॉलम बने हुए रहते हैं, जैसे लाल रंग का निशान बना हुआ है चिन्ह, इसका मतलब है कि जब सब्जी और फल पे अपन जो प्रयोग कर रहे हैं इस कीटनाशी को तो वो एक अत्यंत जहरीला है। इसके लिए अपन प्रयोग करने के 12 से 15 दिन के बीच में उस
फल या सब्जी को काम नहीं लें, अन्यथा वह स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ सकता है। और जैसे पीला चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप 8 से 10 दिन यानी कि प्रयोग करने के 8 से 10 दिन बाद तक उस फल व सब्जी को काम में नहीं लें। नीले रंग का निशान बना हुआ है तो उसमें 5 से 7 दिन की अवधि तक ये प्रतीक्षा अवधि कहलाती है, यानी कि जिसके अंदर आप उसको प्रयोग ना करें खाने के रूप में। और जैसे हरा निशान है तो वो कम जहरीला होता है, उसमें आप 2 से 3 दिन तक प्रतीक्षा अवधि होती है, अर्थात आप 2 से 3 दिन तक उस फल या सब्जी को काम में नहीं लें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षित तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ताकि किसान को जो प्रयोग कर रहा है उसको किसी प्रकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। रसायनों के भंडारण एवं छिड़काव के समय ध्यान रखें। सबसे पहली है कृषि रसायनों को बच्चों एवं पशुओं से पहुंच से दूर रखें। ठंडी एवं हवादार जगह पर इनको भंडारण करें और उपयोग के पश्चात बची हुई दवा को लेबल युक्त पात्र में रखें। कृषि रसायन काम में लेने से पूर्व उनका लेबल अच्छी तरह से पढ़ लें तथा उस पर दी हुई जानकारी का अनुसार ही उसको प्रयोग करें। दवा का घोल खुली एवं हवादार जगह पर ही बनाएं। हाथ में रबर के दस्ताने पहन लेने चाहिए ताकि हाथ पर दवाई ना लगे और शरीर पे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, तथा आंखों पर चश्मा एवं नाक पर कपड़ा से बांध ले नाक को, ताकि नाक में कीटनाशी की मात्रा ना जाए श्वास के द्वारा। छिड़काव करते समय कुछ ना खाएं ना कुछ पिएं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग ना करें। छिड़काव यंत्र में यदि कचरा आ गया हो तो उसके लिए आप मुंह से फूंक न मारें और किसी लकड़ी से या किसी पिन से ही स्प्रे के साफ करें। छिड़काव के पश्चात काम में आए उपकरण और बर्तन को साबुन से या सर्फ से आदि से अच्छी तरह धो लें और खुद भी साबुन से नहाएं, अच्छी तरह नहाएं ताकि किसी प्रकार की कीटनाशी शरीर पे लगा हुआ ना रह जाए। तो किसान भाइयों, आप जब कीटनाशकों को फसल पर स्प्रे करेंगे उस टाइम अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी बातों को अमल में लाएंगे तो आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी और आपका स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी उपज में वृद्धि होगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800454085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।